हेलो दोस्तों, आप सभी का विजन एग्जाम परिवार में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग लूसेंट ऑब्जेक्टिव के भौतिक विज्ञान के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं। पहला क्वेश्चन, कार्य का मात्रक है। तो कार्य का मात्रक दोस्तों क्या है? जूल। न्यूटन, बी ऑप्शन इसका न्यूटन लिखा है। तो न्यूटन जो है बल का मात्रक होता है। वाट विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। और डाइन भी बल का ही मात्रक होता है, लेकिन सीजीएस सिस्टम में। न्यूटन जो होता है वो एसआई सिस्टम में होता है, और जो डाइन होता है ये सीजीएस सिस्टम में होता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। बल की एसआई यूनिट क्या है? तो बल की एसआई यूनिट आप लोगों को पता होगा, न्यूटन होगी। केल्विन किसकी इकाई है? तो केल्विन जो है टेम्परेचर की इकाई है। पास्कल दाब की इकाई है। और वोल्ट विभवांतर की इकाई है। तो आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने का है। तो उच्च वेग के बारे में आपको पता होगा, इसकी इकाई मैक होती है। तरंग दैर्ध्य की इकाई एंगस्ट्रॉम होती है। दाब की इकाई पास्कल होती है। और ऊर्जा की इकाई जूल होती है। तो ए बी सी डी सभी के 1 2 3 4। तो ए बी सी डी 1 2 3 4 आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आइए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी मिलान करने वाला ही है। तो दूरी की इकाई क्या होती है? आप सभी को पता होगा, प्रकाश वर्ष होती है। पदार्थ की मात्रा, इसकी इकाई मोल होती है, ये आप लोग याद रखिएगा। विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज की मात्रक कूलाम होता है। और ऊर्जा का मात्रक वाट घंटा होता है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन ए का 3 हो गया, बी का ए हो गया, और सी में 2 हो गया, कूलाम हो गया, और डी में 4। तो इस प्रकार से आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी सूची वाला ही है। तो देखते हैं। त्वरण का मात्रक आपको पता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, अभी आप लोगों ने देखा। किया गया कार्य या कृत कार्य, इसका मात्रक जूल होता है। आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड होता है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन देखिए, ए में 4। तो ए में 4 आप इसको एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ए में 4 देखिए, और किसी में भी नहीं है। लेकिन आपको चाहे जिसका भी आता हो, जैसे बल का न्यूटन है तो बल का न्यूटन देखिए इसमें भी है, इसमें भी है। तो अब फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल हो गए। अब इसके बाद और देख लीजिए, जैसे कृतकार का आपको मात्रक फर्स्ट पता है, तो 3 और 1 इसमें मिल गया। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। तो निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। तो अधिवर्ष, ये भी समय का ही मात्रक है। आधा वर्ष, चंद्रमा, ये भी समय का मात्रक है। लेकिन ये जो प्रकाश वर्ष है, ये समय का मात्रक न होकर किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। पार्सेक किसकी इकाई है? तो पार्सेक जो है ये भी दूरी की ही इकाई है, याद रखिएगा आप लोग इसको। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित नहीं है तो डेसिबल तो ध्वनि की प्रबलता की ही इकाई होती है। अश्वशक्ति हॉर्स पावर, इंजन की, आप लोगों के घर में इंजन यूज होता है तो उसमें पूछा जाता है कितने हॉर्स पावर का इंजन है, तो ये भी पावर की ही इकाई है, शक्ति की इकाई है। समुद्री मील, नॉटिकल माइल जिसे हम लोग भी कहते हैं, ये नौ संचालन में दूरी की इकाई है। सेल्सियस किसकी इकाई है? ऊष्मा की इकाई। ऊष्मा की इकाई न होकर ये किसकी इकाई है? टेम्परेचर मतलब ताप की इकाई है। चलिए दोस्तों 10वां क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का तो नहीं है, ज्योति फ्लक्स का है। भौतिक मात्रा ज्याति किसकी इकाई है? तो आपको 11th का लक्स, ये आप लोग याद रखिएगा कि लक्स की इकाई जो होती है क्या होती है? ज्याति होती है। ये एसएससी 2016 का क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। पास्कल किसकी इकाई है? तो पास्कल आपकी किसकी इकाई है? दाब की, अभी आप लोगों ने देखा था। कैंडेला मात्रक है, तो कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो जूल किसकी इकाई है? ऊर्जा की।
अब अगला क्वेश्चन क्या है, मानकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब से लागू की गई है? तो मानकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति 1971 से लागू की गई है। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तो हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है दोस्तों? तो ये हर्ट्ज आवृत्ति, तरंगों की आवृत्ति मापने की यूनिट क्या है? हर्ट्ज। विद्युत मात्रा की इकाई है, तो विद्युत मात्रा की इकाई क्या होती है दोस्तों? एम्पियर ही होती है। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति, पावर ऑफ लेंस की इकाई क्या होगी? मतलब इसकी यूनिट पावर ऑफ लेंस। तो लेंस का पावर हम लोग किस में मेजर करते हैं? डायोप्टर में। तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी? डायोप्टर। 19वां डेसिबल। डेसिबल किसे नापने के लिए जो है किया जाता है? तो वातावरण में ध्वनि, जैसे ध्वनि प्रदूषण होता है ना, कितने डेसिबल का प्रदूषण है, तो इसका मतलब क्या है कि वातावरण में जो हमारी ध्वनि गूंज रही है उसको हम लोग किस में मेजर करेंगे? डेसिबल में। अगला क्वेश्चन क्या है, एम्पियर क्या नापने की इकाई है? तो एम्पियर आपको पता होगा कि विद्युत धारा अर्थात करंट नापने की इकाई है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, यंग प्रत्यास्थता गुणांक की एसआई यूनिट है। चलिए जल्दी से इसका आंसर करिए। यंग प्रत्यास्थता गुणांक की इकाई क्या होगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। निम्नलिखित युग्म में से किस भौतिक राशियों के समान बीमीय सूत्र नहीं है? मतलब डायमेंशनल फार्मूला आप लोगों ने 11th की फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो इसमें किसका किसका समान है, किसका किसका समान नहीं है, ये इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो किसका कार्य और ऊर्जा एक ही चीज़ है, तो इनकी बीमाएँ भी समान होंगी। भार और बल ये भी एक ही चीज़ है, तो इसकी भी बीमा समान होगी। आवेग संवेग भी लगभग एक मिलते जुलते फार्मूले हैं, तो इनकी भी बीमीय सूत्र समान होगा। बल और दाब ये इनका बीमा अलग अलग होगी, क्योंकि बल तो बल होता ही है, दाब का जो सूत्र होता है, फार्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल, फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो इसकी बीमा चेंज हो जाएगी। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों अगला 23वां क्वेश्चन देखते हैं। खगोलीय इकाई संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा? खगोलीय इकाई संबंधित है। तो खगोलीय इकाई दोस्तों आपको याद होगा कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी अबीमीय राशि है? मतलब कौन सी ऐसी राशि जिसकी बीमा नहीं लिखी जा सकती है? तो विकृति, ये भी क्लास 11th फिजिक्स का ही क्वेश्चन है। विकृति इसकी बीमा नहीं लिखी जा सकती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अदिश राशि, मतलब सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि नहीं है मतलब अदिश राशि है। तो 25 में आपका डी हो जाएगा द्रव्यमान, क्योंकि द्रव्यमान किसी भी वस्तु का द्रव्यमान मेजर करने के लिए हम लोगों को दिशा की ज़रूरत नहीं होती, केवल परिमाण की ज़रूरत होती है। जैसे 4 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 8 किलोग्राम या 100 ग्राम, ऐसे करके हम लोग इसका मेजर करते हैं। ये नहीं कहते हैं कि 100 किलोग्राम उत्तर दिशा में, जिसमें दिशा की ज़रूरत नहीं होती, केवल मैग्नीट्यूड मतलब क्वांटिटी, नंबर क्वांटिटी की ज़रूरत होती है, वो अदिश राशियाँ होती हैं। जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन अर्थात दिशा की भी ज़रूरत होती है, वे सदिश राशियाँ होती है। संवेग में भी दिशा की ज़रूरत होती है, वेग में भी दिशा की ज़रूरत होती है, कोणीय वेग में भी दिशा की ज़रूरत होती है। तो ये तीनों राशियाँ सदिश राशियाँ हैं, जबकि द्रव्यमान में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होना चाहिए, मतलब परिमाण होना चाहिए। तो इसके लिए ये सदिश राशि नहीं है। 26वें प्रश्न की तरफ देखते हैं। अदिश राशि है। अब अदिश राशि में इसमें कौन सी राशि है जिसमें जो है हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, अर्थात दिशा की ज़रूरत नहीं है? तो देखिए संवेग में अभी अभी आपने पढ़ा, इसमें दिशा की ज़रूरत होगी। बल, आघूर्ण और ऊर्जा, इसमें से बताइएगा। तो बल आघूर्ण में भी देखिए आपको दिशा की ज़रूरत होगी, लेकिन ऊर्जा में आपकी दिशा की ज़रूरत नहीं होगी। तो आपका 26 का आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो सदिश राशि का मतलब जिसमें परिमाण और दिशा दोनों की ज़रूरत हो। तो देखिए संवेग तो है सदिश राशि। दाब का तो सूत्र आप लोगों को पता होगा, बल बटे क्षेत्रफल, ये नहीं होनी चाहिए।
और इसके बाद जो है ऊर्जा में भी दिशा की ज़रूरत नहीं है, कार्य में भी दिशा की ज़रूरत नहीं है। तो 27 का आपका आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है? इसमें भी यह ध्यान रखिएगा कि सदिश राशि नहीं है। विस्थापन भी देखिए आपकी सदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा की ज़रूरत होती है। वेग का फार्मूला ही होता विस्थापन अपॉन समय, विस्थापन बटे समय, तो इसलिए ये भी सदिश राशि होगी। बल भी देखिए सदिश राशि होगी, लेकिन आयतन वॉल्यूम ये जो है सदिश राशि नहीं होती है, ये अदिश राशि होगी, क्योंकि इसमें दिशा की ज़रूरत नहीं होती है। चलिए दोस्तों 29 में देखिए निम्नलिखित में सदिश राशि है, तो निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सी है? तो सदिश राशि बताइए जिसमें देखिए वेग है, इसमें विस्थापन बटे समय होता है, विस्थापन में हमें जो है डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। 30वें नंबर सवाल में देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है? तो व्युत्पन्न परिमाण नहीं है, 30 का ऑप्शन हो जाएगा बी द्रव्यमान खुद में ही जो है इसकी यूनिट होती है। जैसे द्रव्यमान मेजर करना है तो इसके लिए किसी और यूनिट की ज़रूरत हमें नहीं होती, सीधा हम लोग वेट कर लेते हैं 4 किलोग्राम 500 ग्राम ऐसे। जबकि घनत्व में भी दूसरे फार्मूले की ज़रूरत होती है, आयतन में भी होती है और चाल में भी होती है। तो इस प्रकार से आपका 30 में ऑप्शन हो जाएगा बी। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? आपको जो है गति के 3 समीकरण पढ़े होंगे, अगर वो याद होगा तो आप इसको बहुत इजीली बना ले जाएंगे। तो मैं बता देता हूँ 30 में ए वाला ऑप्शन, ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, या आप लोगों ने इसको ऐसे पढ़ा होगा वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब ये देखिए टी यहाँ से जाएगा, ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यू इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, तो क्या बचेगा वी बराबर यू प्लस ए टी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? 32 बहुत अच्छा सवाल है। संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी राशि प्राप्त की जाती है? तो 32 में आपका ऑप्शन हो जाएगा सी द्रव्यमान। प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? तो उस कोणीय गति का आयाम होता है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूल रही है, मतलब कोई लड़की है झूले पर बैठी स्थिति में झूला रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पे दोलनों का आवर्तकाल क्या होगा? आवर्तकाल आपको पता होगा, एक आवर्त गति कंप्लीट करने में जो समय लगता है उसी को दोलनों का आवर्तकाल कहा जाता है। तो 34 में आपका आंसर हो जाएगा कम हो जाएगा, धीमा हो जाएगा झूला, तो उसका आवर्तकाल जो है कम, मतलब और तेज़ हो जाएगा। जैसे झूले पे आप झूल लें फिर उतर जाइए, देखिए झूला और तेज़ चलने लगता है, तो उसका आवर्तकाल इसका मतलब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। पहले जो 2 मिनट में एक रोटेशन कंप्लीट कर रहा था, अब वो और कम समय में ही कंप्लीट करेगा, तो आवर्तकाल इस प्रकार से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। 35 नंबर सवाल देखिए क्या है। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मतलब कोई मेज है जो गोल गोल ऐसे ऐसे घूम रही है, इस पे अचानक आके एक लड़का बैठ जाता है, तो मेज के कोणीय वेग का क्या प्रभाव पड़ेगा? कोणीय वेग मतलब जो सेंटर से एंगुलर वेलोसिटी होती है उसे हम लोग कोणीय वेग कहते हैं, जो सेंटर से एंगल बनाते हुए। तो 35 का ऑप्शन हो जाएगा ए, कम हो जाएगा, कोणीय वेग कम हो जाएगा। यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दुगुना कर दिया जाए, अगर वेग को दुगुना कर दिया जाए तो उसका या उसकी क्या होगा? त्वरण दुगुना हो जाएगा, हो सकता है। गतिज ऊर्जा दुगुना हो जाती है, पता नहीं। गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी, भार 2 गुना हो जाएगा। तो चलिए आप लोग इसका ऑप्शन बताइएगा कौन सा होगा। 36 में आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है 1/2 mv²। तो वेग को दुगुना करेंगे तो दुगुना कर देंगे वेग को, तो 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो ये क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है तो क्या होता है? द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है जबकि भार स्थिर रहता है।
द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय रहता है। दोनों सत्य हैं या दोनों गलत हैं? 37 का ऑप्शन आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। तो द्रव्यमान जो है इसमें हम आपको बता देते हैं स्थिर होता है। द्रव्यमान स्थिर होता है, क्यों स्थिर होता है? क्योंकि आपके 4 किलो के जो वेट है वो 4 किलो ही रहेगा। जबकि भार क्या होता है? भार का फार्मूला होता है m/g। ये g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। इसकी वैल्यू 9.8 से लेकर 10 तक होती है। जैसे इक्वेटर पे मतलब भूमध्य रेखा पे इसकी वैल्यू 9.8 होती है, जबकि ध्रुवों पे इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है, बढ़ जाती है। ध्रुवों पे इसकी वैल्यू 10 हो जाती है। तो भार परिवर्तनीय है। आपका जो है भार भूमध्य रेखा पे कम रहेगा, जबकि ध्रुवों पे आपका भार बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से बी वाला ऑप्शन सही है। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। ये क्या है? न्यूटन के गति विषयक 3 नियम थे, आपको बताना इसमें कौन सा ये नियम है। तो ये न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम है। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण, 39 का ऑप्शन कमेंट करिएगा जल्दी से। इसका ऑप्शन हो जाएगा बल के अनुक्रमानुपाती होता, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन के गति विषयक तीसरे नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया में संबंध बल है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने ठीक से पढ़ा होगा न्यूटन के गति विषयक तीनों नियमों को तो इसको बहुत आसानी से हल कर ले रहे होंगे। चलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। मैं बता देता हूँ, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। ये क्रिया और प्रतिक्रिया, जैसे आप किसी ट्रेन पे बैठे हुए हैं और ट्रेन अचानक रुकती है तो आपको धक्का लगता है। तो यहाँ पे देखिए कि न्यूटन का तीसरा नियम लागू हो रहा है। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह बल है। न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम है। अभी आप लोगों ने देखा है। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? पानी में तैरना किस नियम के कारण संभव है? तो दोस्तों तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। आप आगे बढ़ते हैं, पानी को पीछे ढकेलते हैं। किसी पिंड पर कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। यह किसका कथन है? तो अभी आप लोगों ने देखा, ये न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम है। तो ये किसका हो जाएगा? न्यूटन का। बल की परिभाषा आती है न्यूटन के कौन से नियम से बल की परिभाषा आती है? तो न्यूटन के गति के पहले नियम से ही बल की परिभाषा आती है। चलिए 45 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधे रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? तो चलिए दोस्तों इसका आंसर करिएगा 45 में बी, जड़त्व। न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं, न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो 47 में आपका आंसर हो जाएगा डी, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। 48 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या होगा? चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगती तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो आप लोग इसका आंसर आसानी से कर सकते हैं कि 48 में बी। रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो रॉकेट जो है किस सिद्धांत? न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम पे कार्य करता है। 50 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। 50 का आंसर हो जाएगा विराम या विश्राम, जड़त्व। तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चन आज हम लोगों ने हल कर लिए हैं। इसके आगे के 50 क्वेश्चनों का वीडियो हम जल्दी ही अपलोड कर दें। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। विजन एग्जाम फैमिली में बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।